नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो भारत के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में अगर हम देखेंगे तो जो सबसे बड़े नरसंहार हुए, जो हम कह सकते हैं मानवता को शर्मसार किया गया, उनमें से एक है। ये कहानी ये बताती है कि भीड़, गलत इंफॉर्मेशन और जो सत्ता है या जो सत्ताधीश हैं वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के इतिहास में आपने कई सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी। हमने एडोल्फ हिटलर को सुना, हमने मुसोलिनी को सुना, और आज भी ऐसे कई डिक्टेटर्स हैं। अगर हम उन डिक्टेटर्स को हटा दें तो आज भी कई ऐसी वारदातें होती हैं, आज भी कई ऐसी मास किलिंग की जाती हैं जिनसे हम लोग जो हैं बहुत दूर दूर तक अनजान रहते हैं। उन्हीं में से ये एक मास किलिंग थी और आज से लगभग 42 साल पहले ये की गई। शायद ही शायद आप इसके बारे में जानते हो, क्योंकि दुनिया तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची आज की भी डेट में वो शायद रीलों के ही माध्यम से पहुंच रही है, वरना नहीं पहुंच रही है। तो ये कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 1983। 18 फरवरी 1983 को जो है सुबह के लगभग 8 बजे थे और कुछ ऐसा हुआ जिससे आजाद भारत का जो है सबसे बड़ा नरसंहार कहा गया। ये कहानी है असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था और लगभग वहां पे 15 गांव थे और बताया जाता है कि उन गांवों की बैरिकेडिंग की जाती है। उसमें जो है लगभग 2 से 3 हजार मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है और इसको नाम दिया गया था नल्ली नरसंहार। ये गांव था एक नल्ली, तो नल्ली नरसंहार नाम दिया गया था। इसके बाद लगभग 688 FIR 688 केसेस दर्ज किए गए। लेकिन बाद में सारी चीजें क्या हुई, ऐसा क्या हुआ कि 42 साल बाद अब फिर से इस केस को जो है इस केस पर नजर डाली गई है, क्योंकि अब असम में चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसा कोई एक बार नहीं होता, ऐसा 1000 बार होता है कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि गांव, घर या जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, सड़कों का या नालियों का हाल अगर आप देखेंगे तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी जो है वो नेता हमारे दरवाजे पर आता है, वरना हमें खुद जाना पड़ता है। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। तो उन 6 से 8 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि जो बंगाली मुस्लिम थे उनकी हत्याएं कर दी गईं। एक चीज यहां पर क्लियर कर दें कि कई बार ये होता है कि हमारे देश में ये सच है कि आज भी बहुत सारे रोहिंग्या रहते हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास जो है हिंदुस्तान के, जिनके पास जो है भारत की आइडेंटिटी नहीं है, वो किसी तरीके से अपनी पहचान छिपा कर रहते हैं। और ये दुनिया के हर एक देश में होता है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका में कुछ भारतीय रह रहे थे जिनको जो है अमेरिका ने बाद में डिपोर्ट कर दिया इंडिया। ठीक है, सही सलामत अगर आप डिपोर्ट कर रहे हैं जायज है, लेकिन किसी की हत्या करना ये कभी सही नहीं हो सकता। और इन्हीं में से एक था कि अगर कोई भी आपके देश में रह रहा है, वो गलत तरीके से रह रहा, तो आप उसको सजा दीजिए, आप उसको जेल भेजिए, जो भी। हाँ, वो अगर आतंकवादी है तो उसको ऊपर पहुंचाना बहुत जरूरी है, उसमें नो डाउट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहानी जो है ये कई सारी चीजें, कई सारे सवाल खड़े करती है। साल था 1900। अगर 1900 से देखें, उस वक्त जो है अंग्रेजों का ही शासन था और जो ईस्ट बांग्लादेश था वहां से जो बंगाली मुस्लिम थे वो इंडिया आया करते थे, वो असम आते थे। असम आने का कारण ये था कि वहां पर वो लोग खेती किया करते थे, चाय के बागानों में काम किया करते थे और कई सारे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में जो है काम करते थे। तो जब 1900 में कुछ लोग आए और कुछ लोग उससे पहले भी आए, तो ये लोग आते रहते थे और धीरे धीरे हुआ क्या कि असम की जमीन पर जो है, जब ये 1900 में आए तो कई बार नहीं जा पाते थे, धीरे धीरे ये लोग बसना शुरू हो जाते हैं। एक हिसाब से देखें तो 1900 में अगर आप देखेंगे तो देश आजाद नहीं हुआ था, तो हम सब एक ही थे, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे वो बांग्लादेश था, चाहे वो आज का हिंदुस्तान जो है वो, तो हम लोग तो सब एक ही थे। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन 1947 आता है और जब देश आजाद होता है
कहते हैं आजादी के टाइम पर भी जब बंटवारा हुआ देश का, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, उस वक्त भी जो है कई सारे जो मुस्लिम थे वो लोग इंडिया आए, पाकिस्तान से भी आए, कई सिख परिवार आए, बांग्लादेश से भी लोग आए, और ये सारी चीजें चलती रहीं। फिर एक समय आता है कि जब 1971 आता है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है। आपको याद होगा कि ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, अगर नहीं बनाया तो आप तक हम पहुंचा देंगे। तो उसमें हुआ क्या कि जब 1971 का युद्ध हुआ तो एक शांति वाहिनी सेना जो थी उसकी मदद हमारी इंडियन आर्मी ने की थी बांग्लादेश में। और क्योंकि 1971 में भी कहा जाता है लगभग 10 लाख रोहिंग्या जो थे वो इंडिया की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री उस वक्त की जो आयरन लेडी जिनको कहा जाता है सॉरी, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो टाइटल होते वो हमेशा जीवित रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों की जो है इन लोगों को देश में बसाने से अच्छा इन लोगों की मदद की जाए। तो उस वक्त पाकिस्तान से युद्ध होता है, उसके बाद जो है बांग्लादेश बनता है। फिर होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो असम के लोग हैं उनको अपनी ही जमीन पर खतरा नजर आने लगता है, और उसके पीछे कई सारे कारण थे, वो आगे आपको पता चलेंगे। लगभग 7 साल बीतते हैं और आता है 1971। 1971 में ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद वहां पर जो है एक मंगल 2 इलाका था। उस मंगल 2 इलाका के एक एमपी थे जिनका नाम था हीरालाल पटवारी। हीरालाल पटवारी का जो है अचानक से निधन हो जाता है, और उनकी डेथ के बाद जो है वहां पर बाई इलेक्शन होने थे, क्योंकि कोई ना कोई कैंडिडेट तो वहां पे आना ही था। जब ये बाई इलेक्शन होने थे तो अब एक तरफ तो लोकल असमीज को वैसे भी डर लग रहा था कि जो ये सारी चीजें हैं कि एक तो रोहिंग्या वहां पे बस रहे थे और उन्हें धीरे धीरे इस बात का डर भी लग रहा था। लेकिन जब अक्टूबर 1971 आता है और वहां पर जब हीरालाल पटवारी की मृत्यु हो जाती है, तो हीरालाल पटवारी की मृत्यु के बाद जो है वोटर लिस्ट को देखकर वोटर लिस्ट को निकाला जाता है कि मतलब किसके वोट बनने किसके वोट नहीं बनने हैं। लेकिन जब वोटर लिस्ट को निकाला गया और जब वोटर लिस्ट को देखा गया तो इलेक्शन कमीशन जो था वो भी हैरान था, क्योंकि वहां पर हम कहते हैं कि जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं वहां की कुछ हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, कितने हमारे देश के लोग रहते हैं कितने नहीं रहते हैं। वहां पर वोटर लिस्ट में देखा गया कि जो वोट की संख्या थी, जो हम कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम थे, जो मतदाता थे, इलेक्शन कमीशन इस बात से हैरान था। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि जो भी उस वोटर लिस्ट में नाम है वो सारे के सारे माइग्रेंट थे। अब ये सारे लोग माइग्रेंट थे, तो यहां पर होता क्या है कि उस वक्त के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अक्टूबर 1978 में जो है एस.एल. सकदार होते हैं, ये इलेक्शन चीफ कमिश्नर थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और इन्होंने कहा कि जो फॉरेनर्स के नाम जो हैं इस लिस्ट में, इस वोटर लिस्ट में, वो पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी से डाले गए हैं। अब ये तो सबसे बड़ा सवाल था कि एक हिसाब से जो गवर्नमेंट थी, जो सरकारें थी, वो ही हमसे धोखा कर रही थी। और जब हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मतलब जो बांग्लादेशी थे उनके नाम। अब जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया तो उस वक्त सोशल मीडिया जरूर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बात न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, वोटर लिस्ट के माध्यम से जो है जब पूरे असम में फैलती है, तो असम में फैलने के बाद जो है असम में हंगामा होना शुरू होता है। चारों तरफ जो है लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, कुछ आंदोलन वहां पे सक्रिय हो जाते हैं। और इसी दौरान साल 1979 के आसपास जो है एक मूवमेंट का ऐलान किया जाता है। और ये मूवमेंट जो है जिस ग्रुप के द्वारा ऐलान किया जाता है उसका नाम था अल असम स्टूडेंट यूनियन।
अल असम स्टूडेंट यूनियन, इसको शॉर्ट में आसू बुलाते थे। जब इसने ये ऐलान किया, इसके बाद जो है 8 जून 1979, 8 जून 1979 को जो है 12 घंटे के लिए जो है असम को बंद कर दिया जाता है। जो भी वो इलाका था वहां पर बंद कर दिया जाता, बाकी जगहों पर बंद कर दिया जाता। और इसके अलावा ये जो आंसू था, इसकी 3 डिमांड थी। एक तो था कि डिटेक्शन किया जाए, मतलब जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको यहां से जो उनके देश में भेजे जाने की प्रोसेस है वो शुरू की जाए। इसके अलावा तीसरी चीज ये थी कि प्रोसेस शुरू करने के बाद कुछ ही दिनों के या कुछ ही महीनों के अंदर इन सबको वहां डिपोर्ट किया जाए, बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जाए। अब आपको पता ही है कि हमारी सरकार और हमारी जो सरकारी काम है वो कितना फास्ट है। वो इतना फास्ट है कि आपको एक साइन कराना हो तब भी 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अब यहां पे होता क्या है कि ऑल असमगढ़ संग्राम परिषद एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, नई नहीं थी। लेकिन अब जो आसू थी, जो एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और ये ऑल असम गढ़ संग्राम, ये दोनों मिलकर जो है एक मूवमेंट और लॉन्च करती हैं। और वो मूवमेंट यही था कि इनको जल्दी से जल्दी जो है वो बांग्लादेश भेजा जाए। जो आसू के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनका नाम था प्रफुल्ल कुमार महंता, और प्रभु कुमार फकान ये जनरल सेक्रेटरी थे। दोनों जो हैं इस मूवमेंट को और धार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिर ये जो मूवमेंट था ये 1979 से 1983 तक जो है चलता रहा। धरना दिया जाता था, बिल्कुल शांति से चलता था। कुछ ऐसा भी नहीं था कि किसी को जो है चोट भी पहुंचाई जाए। उनके अपने जो है कुछ स्लोगन होते थे, अपने कुछ नारे होते थे, उन सारी चीजों के साथ ये चलता रहा। कभी कभी मार्केट बंद की जाती थी, जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते थे वो किए जाते थे। क्रूड ऑयल और जो प्लाईवुड का जो बिजनेस था, कई बार उसको रोक दिया जाता था, कई बार ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाता था। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और इस मूवमेंट को ये कहा जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसका सपोर्ट भी मिल रहा था। अब धीरे धीरे होता क्या है कि जो आसू की बातें होती हैं, जो असम यूनियन स्टूडेंट्स थी, उसकी बातें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रही थी, लेकिन उसका कोई निचोड़ नहीं निकल रहा था। उसके पीछे कारण यह था कि जो आसू था वो कह रहा था कि जो कट ऑफ डेट है, मतलब किन बांग्लादेशियों को यहां से असम से जो है बांग्लादेश डिपोर्ट करना है और किनको नहीं करना है। तो आसू का मानना यह था कि 1951 से पहले जो लोग आए हैं, मतलब 1947 तक या 50 तक भी जो लोग आए हैं, उनको रहने दिया जाए, उनको असम में रहने दिया जाए, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी बांग्लादेशी आए हैं उनको वापस भेजा जाए। और सरकार का कहना था कि जो 1971 तक आए हैं, 1971 से पहले जो आए हैं, 65 के आसपास जो आए हैं, उनको जो है उनको यहां पर रहने दिया जाए। 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। अब इस बात पर जो है ये लोग अड़े रहते हैं, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब एक यहां पर टर्निंग पॉइंट ये आता है कि पुलिस ने सरकार को जो है इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इससे जो है असम का माहौल जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। असम के लोगों का जो एक हम कह सकते हैं कि पेशेंस लेवल है वो धीरे धीरे जो है कम हो रहा है, क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो मानी नहीं जा रही हैं। लगातार जो है जो वहां पे माइनॉरिटीज है, मुस्लिम है, उनके लिए भी खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इसी दौरान इंदिरा गांधी जो है वो एक ऐलान करती हैं। वो फरवरी 1883 में असम में असेंबली इलेक्शन कराए जाएंगे, इस बात का ऐलान करती हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान होता है, वहां पर जो है पुलिस ने इस बारे में सरकार को दोबारा अपडेट दी कि यहां पर 63 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर इलेक्शन कराए जा सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी।
और ये बात जो है, जब इलेक्शन की ये बात जो 1883 में हुई, उस वक्त जो मूवमेंट था, ये जो बाकी चीजों का, ये पीक पर था। 4 साल हो चुके थे इस मूवमेंट को चलते हुए, और लोग जो थे वो पूरी तरीके से पस्त थे। अब वो कुछ भी करने को तैयार थे, उनके लिए जो है जीना मरना कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन इसी दौरान जो है, जो पुलिस थी वहां की, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, जो सीक्रेट एजेंसीज थी, जो हमारे बाकी के लोग थे, वो लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि 23 जगह ऐसी हैं जहां पर अगर चुनाव हुए तो नरसंहार हो सकता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि वहां पर उन लोगों ने ये देखा था कि कई सारे गांवों की बैरिकेडिंग कर दी गई है, और कुछ जो है हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें ऐसी हो रही थी। और उन्होंने कहा कि मतलब इस बात को तो अंदाजा नहीं था कि नरसंहार हो जाएगा, लेकिन ये कहा गया कि माहौल बिगड़ जाएगा, और वहां पर जो है एक लोगों की जो डेथ रेशियो है, या हम कह सकते हैं कि जो एक पीस जो वहां पर अभी तक है, वो सब खराब हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस बात को दरकिनार करती है, और वहां पर जो है इलेक्शन की शुरुआत होती है। उस वक्त जो आईजी असम थे केपीएस गिल ने कहा था कि अगर इलेक्शन हुए, ये उनका स्टेटमेंट था कि अगर इलेक्शन हुए तो नरसंहार होगा, और वही हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। कहा यह जाता है कि धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पे फोर्स तैनात करना शुरू करती है। लगभग 400 कंपनी पैरामिलिट्री वहां पे थी, 11 ब्रिगेड आर्मी भेजी जाती है, और फिर जो है यहां पर जो है इलेक्शन की शुरुआत होती है। जनवरी 1983 जो असम के लोग थे उन्होंने एक ऐलान किया। वो ऐलान ये था कि इलेक्शन को जो है फुल बाइकआउट किया जाएगा। फुल बाइकआउट का मतलब कि कोई भी जो है वोट डालने नहीं जाएगा, और अगर कोई वोट डालने गया तो उसको देशद्रोही माना जाएगा, देश का गद्दार माना जाएगा, उसको असमी नहीं माना जाएगा, मतलब असम का रहने वाला नहीं माना जाएगा। और अगर असम का रहने वाला नहीं माना जाएगा तो इट मींस वो भारतीय नहीं है उनके हिसाब से। फिर जो है ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। लेकिन जो वहां पे बांग्लादेशी रह रहे थे, जो रोहिंग्या रह रहे थे, या जो वहां जिनकी 3-4 पीढ़ियां हो चुकी थी, जो 1951 से पहले भी आए थे, उनके सामने समस्या ये थी कि अगर वो वोट नहीं डालते तो उनका वोट कट जाता, और उनके पास इस बात की आइडेंटिटी नहीं रहती कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, या यहाँ पर जो है उनके पूर्वज आए थे जो काफी समय से रह रहे थे। ये बात जब शुरू होती है तो धीरे धीरे होता क्या है कि उस वक्त के जो आसू के प्रेसिडेंट थे, और जो वहां के जनरल सेक्रेटरी थे आसू के, उनका नाम था प्रफुल्ल कुमार महंता और भ्रव कुमार फकान। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इससे भी असम के लोग भड़क जाते हैं, जो आसू ऑर्गेनाइजेशन थे उसके लोग भड़कते हैं। असम के 2 अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया जाता है, जिसमें एक था असम ट्रिब्यूनल और दूसरा था दैनिक असम। वहां पर जो ब्रिज सड़कें थी उनको तोड़ दिया जाता है और उनमें आग लगा दी जाती है। इसके अलावा ये सारी चीजें जब हो रही थी और वहां पे कैंपेन चल रहे थे, तो उसी दौरान जो है अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे भारत के, उनका एक बयान था, और बाद में पार्लियामेंट में ये बयान उठाया भी गया। उसको जो है उन्होंने मानने से डिनाई भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती हमसे हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बयान दिया था कि विदेशी आ गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये उनका असम में बयान था। सोचिए अगर पंजाब में आते तो लोग उनके टुकड़े कर देते। और कहते हैं कि ये बयान जो था ये आग में घी का काम कर गया। और उसके बाद जो है हुआ क्या कि ठीक इलेक्शन से पहले माहौल जो था वो तनावपूर्ण हो गया। वोटिंग का दिन आता है जनवरी 1983। बांग्लादेशी मुस्लिम जो थे वो, उनकी मजबूरी थी कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो उनकी सिटीजनशिप जो है वो नहीं मिलेगी। और बाइकआउट के बाद जो है वो बांग्लादेशी जो मुस्लिम थे वो वोट डालने के लिए निकलते हैं, और यहीं से जो है नाराजगी दोनों संगठन की बढ़ गई। फिर ये कहा जाता है कि ये प्लानिंग जो थी, ये एक तो जो आंदोलन था वो लगभग पिछले 4 सालों से चल रहा था, 1979 से।
और लेकिन ये सारी प्लानिंग जो थी दंगा करने की और बाकी लोगों मास किलिंग की, ये लगभग 6 महीने पहले से ही इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। कई सारे गांवों की बैरिकेटिंग कर दी जाती है। एक महिला थी जिनका नाम था राहिला खातून। राहिला खातून बताती हैं कि हम मार्केट नहीं जा सकते थे, कई दिनों तक जो है चावल और नमक खाना पड़ा। इसके अलावा बताते हैं कि खाना जमा करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि मार्केट जाना ही मुश्किल था। एक मुसब्बिर अली हैं, वो बताते हैं कि चारों तरफ से घर को घेर लिया गया था, गांवों की बैरिकेटिंग कर दी गई थी और इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई गई कि कुछ मुस्लिम बांग्लादेशी लड़कों ने जो है एक तिवा कम्युनिटी की मुस्लिम महिला है उनका रेप किया, उनके बाद उनके बच्चों को जो है मारा गया। एक बिहारी गांव था वहां पे। जब ये सारी मतलब झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले क्योंकि वहां पर जो थाने थे उनके रिकॉर्ड खंगाले गए, कोई एफआईआर नहीं मिली, मतलब किसी बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस दौरान जो तिवा कम्युनिटी के चीफ थे वो भड़क गए और उनका एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट ये था कि तिवा कम्युनिटी के लीडर ने कहा कि एक के बदले जो है 700 मारे जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि एक जो महिला का रेप किया गया है और उसके बदले जो है 700 बांग्लादेशी मुस्लिमों की हत्या की जाएगी और वही हुआ। इसके बाद ये कहा गया कि वायरलेस पर जो है एक अर्जेंट मैसेज भेजा गया था वहां के जो कानून व्यवस्था वहां के जो इंचार्जेस थे और ये बताया गया था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें डर का माहौल है और ये सारी चीजें उनको बताई गई थी। इसके बाद कहते हैं कि ऑफिसर्स को जो मैसेज भेजा गया था सबने कहा कि वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। किसी ने कहा कि उस वक्त मैं बाथरूम में था, किसी ने कहा कि मेरी वाइफ के पास वो मैसेज था, किसी ने कहा कि वो कहीं और था। तो मतलब कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा था, जबकि ये सारी चीजें सब कुछ उनको बता रखा गया था। ऑफिसर्स के द्वारा जो है झूठ बोला गया, वो ये बोला गया कि मेरे पास फोर्स नहीं है, क्योंकि यहां पर ये बताया गया कि 17 फरवरी को जो ऑफिसर इंचार्ज था बोरी का, वो गांव पहुंचे थे और गांव वालों ने जो है प्रोटेक्शन की मांग की थी। लेकिन ये जो ऑफिसर थे इनका कहना यह था कि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। और सच तो ये था कि सरकार ने जो है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 400 लगभग कंपनी पैरामिलिट्री और 11 ब्रिगेड आर्मी की जो है ऑलरेडी भेज दी थी और बाकी की फोर्स वहां पर असम की थी ही। लेकिन ऑफिसर्स के द्वारा झूठ बोला जाता है। 18 फरवरी 1883 सुबह का दिन था और वहां पर अजीब सी शांति थी और वही शांति जो है इस तरीके से बिगड़ती है कि आज भी 42 साल बाद जो है चीखें आती हैं असम की, उन गलियों से, उन गांवों से। वो लोग जिनके जो है कई एक एक परिवार के 36 लोग गायब हो गए। और कहते हैं कि एक सिराजुद्दीन जो है वो बताते हैं कि वो मार्केट से वापस आ रहे थे, उन्होंने लोगों को भागते देखा, जिसका मतलब था कि अटैक शुरू हो चुका था। और जहां पर एक ऑफिसर कहते हैं कि वो आके गया था और 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो तलवारें, हथियार और कट्टे और बाकी की चीजें लेकर जो है उन गांवों की तरफ बढ़ रहे थे। यहां तक कि जब वायरलेस पे मैसेज दिया गया था तो उस मैसेज में ये बताया गया था कि लगभग 1000 असमीज जो हैं वो आर्म्ड लोग, उनके पास मतलब ऐसे हथियार हैं, तलवारें वगैरह तो हैं ही, लेकिन ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं जो कि उन माइनॉरिटी जो गांव है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो लोग डरे हुए हैं। हेमंत नारायण एक थे, उन्होंने बताया कि पहले, ये शायद पत्रकार थे, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये शायद ये पत्रकार थे। इन्होंने ये बताया था कि पहले उधर घर जलाए गए और पहले 3 घर जलाए गए और भीड़ आगे बढ़ी, फिर एक एक करके कई सारे घर जलाए गए। दोपहर का समय था लेकिन फिर भी वहां पर जो है ऐसा लग रहा था कि रात हो चुकी है, क्योंकि घरों को जला दिया गया तो पूरा आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, तो आसमान चमक ही नहीं रहा था। एक दीमल बिल नदी थी, उसकी तरफ लोग बढ़ रहे थे। कहते हैं कि लोग जब नदी को पार कर जाते हैं, कुछ गांव के ज्यादातर जो पुरुष थे, जो लड़के थे, वो भाग रहे थे महिलाओं को भी छोड़कर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि महिलाओं पर अटैक नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहते हैं 80% जो है महिलाओं की मौत हो चुकी थी, मार दिया था उन लोगों को भी। तो जब दीमल नदी के उस पार चले जाते हैं तो वो ब्रिज के दोनों सिरे जो है तोड़ देते हैं कि जो बाकी के जो लोग हैं वो इधर ना आ पाए।
लेकिन इसके बाद भी होता क्या है कि जब वो दूसरी तरफ ये दीमल बिल नदी के दूसरी तरफ जाते हैं तो उधर से एक भीड़ आती है और फिर जो है वो लोग उन पर अटैक करते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ये कहा जाता है कि लगभग एक अब्दुल खैयर थे, वो भाग रहे थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़ रखा था, छोटा बेटा जो है उनकी पीठ पर था, लेकिन उसी भागदौड़ में कहते हैं कि बड़े बेटे का हाथ कब छूट गया उन्हें पता ही नहीं चला। छोटा बेटा जो कंधे पर था, पीछे से एक हमलावर आता है जिसके हाथ में हंसिया था, वो उस हंसिए से वार करता है। उनका जो छोटा बेटा होता है उसकी गर्दन जो है नीचे गिर जाती है कट के। फिर वो उसी नदी में उसको छोड़ते हैं और वो निकल जाते हैं। कहते हैं कि उनकी फैमिली से जो है लगभग 32 लोग मारे गए थे। और इसी तरह एक सिराजुद्दीन अहमद थे जिन्होंने 4 बेटियों और वाइफ को खो दिया। और रोमिशा खातून ये 18 साल की थी उस वक्त, आज तो ये बताते हैं कि 60 साल की हैं। वो बताती हैं कि एक तीर आया और उनके सीने में जो है वो लगा, आज भी जो है वो निशान है। इसके अलावा 6 महीने की एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनके साथ जो हैवानियत हुई वो वीडियो पे बताया भी नहीं जा सकता। ये हाल था उस वक्त असम में। 80% बच्चे और महिलाएं जो थी वो इसका शिकार हुई थी। 10:54 पर सुबह सुबह जो है कहते हैं कि पुलिस पहुंचती है, लेकिन ऑफिसर्स जो थे वो शाम तक पहुंचे गए और कहा गया कि रास्ता भूल गए। तब सोचिए कि एक ऑफिसर जो उस इलाके का ऑफिसर, उसको अपने ही इलाके में जहां पे दंगा हुआ है वहां पे जाने का रास्ता नहीं पता है। इसके बाद तिवारी कमीशन बनाया गया और तिवारी कमीशन ने सरकाज़्म करते हुए ये कहा कि कुछ पुलिस वालों ने जब ये कहा कि हम नदी में जो है लोगों को बचा रहे थे, तो उन्होंने सरकाज़्म करते हुए कहा, उन्होंने एक तंज कसते हुए इन पर कहा कि 3 घंटे में जो है लोगों ने 200 लोगों को जान बचा ली और इनको तो अवार्ड के पात्र होना चाहिए। ये उन्हें तारीफ नहीं की जा रही थी, उन पे तंज मारा जा रहा था क्योंकि वो लोग भी झूठ बोल रहे थे। और ये भी ये प्रूव किया गया कि ये कहीं ना कहीं इंटेंशनली किया गया, क्योंकि सीआरपीएफ के लोगों को रोका गया। उनसे ये कहा गया कि एक लड़के की डेथ हो गई है, लोगों ने खेत जला दिए, बाकी कुछ नहीं है। 19 फरवरी पुलिस के द्वारा, वहां की पुलिस के द्वारा ये रोका गया था। 19 फरवरी की बात ये है, कहते हैं कि लाशें इतनी ज्यादा थी कि एक जगह पर जो है 585 लोगों को दफनाया गया था। सोचिए जरा, एक जगह पे 585 लोगों को दफनाया गया था। एक स्कूल था, उसकी फील्ड को जो है हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन वहां पे जो नर्सें थे वो केवल और केवल 4 थी। ये हाल था। लगभग 272 लोगों की मौत हो गई थी, ये ऑन रिकॉर्ड में है। ऑफ रिकॉर्ड तो ये कहा जाता है कि 3000 से 3500 लोगों की मौत हुई। 1800 लोग जो है उनमें से केवल और केवल नागांव डिस्ट्रिक्ट से थे। इंक्वायरी ऑन असम जो डिस्टरबेंस 1883 में ये बनाई गई और इसके जो हेड थे वो थे त्रिभुवन प्रसाद तिवारी। जनवरी से अप्रैल 1983 के बीच जो है डिस्टरबेंस लोकल पुलिस ने जो है इन्होंने ये बताया कि जो लोकल पुलिस थी उसने सीआरपीएफ को रोक दिया था, ये बताते हुए कि वहां पर एक लड़के की मौत हो गई और खेत जलाया गया है। लेकिन वहीं पर एक महिला कोशिश करती है, बहादुरी दिखाती है, वो सीआरपीएफ के ट्रकों को रोकती है, वो पूरी बात बताती है। सीआरपीएफ के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं, गांव में पहुंचते हैं, तो वो ये बताते हैं कि यहां पर केवल और केवल एक बच्चे की मौत नहीं है, पूरे पूरे गांव की हत्या कर दी गई है। फिर जो है मई 1984 में लगभग 600 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिनकी 3 कॉपीज थी, लेकिन कभी उनका खुलासा नहीं किया गया। मेहता कमीशन 1983 इमीडिएट एंड मोस्ट इवोकेशन ये बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहां पे साइन की गई कि कब से कब तक के लोग रहेंगे, ये सारी चीजें हैं। कहते हैं असम एकॉर्ड साइन किया गया और असम एकॉर्ड जो है ये 25 मार्च 1971 को साइन किया गया था। इसमें यह तय हुआ था कि जो 1966 से पहले के लोग हैं वो वहां पे सेफली रह सकते हैं, उन पर कोई भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो ये हाल था। जब ये रिकॉर्ड निकाला गया तो उसमें ये पता चला कि 22,436 घर जला दिए गए थे,
446 सरकारी बिल्डिंगें जला दी गई थी, 22 रेलवे प्रॉपर्टीज जला दी गई थी और उन 3 ऑफिसर्स को भी जिम्मेदार ठहराया गया इस सब सारी चीजों के लिए, जिन्होंने ये कहा कि मुझे टाइम पर मैसेज नहीं मिल पाया। तो ये कहानी थी उस दौर की कि कई बार जो है हम कह सकते हैं कि राजनीति, कई बार भीड़ वो कर देती है जो एक अकेला इंसान कभी सोचेगा भी नहीं। इमेजिन करिए कि वहां पर अगर एक हिंदू एक मुस्लिम होता, वो कभी इन सारी बातों को सोचता ही नहीं। तो ये थी, जो लोग गलत तरीके से रहे थे उनको डिपोर्ट किया जा सकता था, उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सकता था। कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती ये थी कि उस जो फैसला तुमने बाद में लिया वो पहले लिया जा सकता था। चुनाव जब कराए जा रहे थे तो एक बार सर्वे किया जा सकता था कि क्या स्थिति ठीक है। जब पुलिस ने जानकारी इस बात की दे दी थी कि यहां पर जो है 23 गांव ऐसे हैं, 23 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर जो है दंगे हो सकते हैं, हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है, और 1000 की जगह वहां पे लगभग ऑफ रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 4000 लोगों की हत्या कर दी जाती है। सो आज की कहानी यहीं खत्म होती है।